जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है, इस वीडियो लेक्चर में हम जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने अर्थशास्त्र 10वीं क्लास की जो बुक है उसके पहले चैप्टर अध्याय जो पहला अध्याय है उसका जिसका नाम है विकास, उसको पढ़ रहे हैं हम। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न भिन्न लक्ष्य होते हैं, हर व्यक्ति के अपने लक्ष्य होते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि व्यक्ति के जो लक्ष्य होते हैं वो कहीं ना कहीं आय से संबंधित होते हैं। तो आय और अन्य लक्ष्य, इन दो टॉपिक्स को हमने इससे पहले की वीडियो में जाना। ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है हमारा, इसमें हम जानेंगे दो मुख्य टॉपिक जो हमारे रहेंगे। पहला रहेगा हमारा राष्ट्रीय विकास और जो दूसरा टॉपिक होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे की जाए। तो हम इन दो टॉपिक्स पे इसके अंतर्गत बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और मैं आपका फ्यूचर टारगेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा पूरे चैप्टर को ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको उसका जो नोटिफिकेशन मिलेगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि जो है हर व्यक्ति के अपने अपने लक्ष्य होते हैं, हर व्यक्ति की आय के अनुसार। और ऐसा भी हो सकता है किसी व्यक्ति का जो विकास है कि विकास के जो लक्ष्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं और हर व्यक्ति का जो विकास है वो हो सकता है किसी और व्यक्ति के लिए नुकसानदायी हो। समझ रहे हैं? इसके अलावा जो होता है हर व्यक्ति का जो विकासी लक्ष्य होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके आय के जो है इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये सब हमने इससे पहले की वीडियो में जान लिया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जाके उस वीडियो लेक्चर को एक बार देख ले। करीब 15 मिनट का वीडियो है तो आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप केवल इसी चीज को जानना चाहते हैं कि जो देश या राज्य होते हैं उनकी तुलना किस आधार पर की जाती है या किसी जो राष्ट्रीय विकास के क्या लक्ष्य होने चाहिए, अगर इसी टॉपिक को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास। पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं। राष्ट्रीय विकास क्या होता है? हर देश की अपनी अपनी भौगोलिक कंडीशन होती है, हर देश की अपने अपने विकास के लक्ष्य होते हैं। प्रत्येक देश अपनी परिस्थितियों के अनुसार विकास करना चाहता है। जैसे हम देखें दोस्तों कि कोई ऐसा देश है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा देश जिसकी जो प्राकृतिक संपदा है उसके पास इतनी अच्छी नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो कृत्रिम तरीके से अगर वो जो है अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको गति प्रदान करना चाहेगा तो वो कृत्रिम तरीके से करेगा क्योंकि उसके पास जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसी तरह हर देश की जो है भौगोलिक कंडीशन, उसकी सामाजिक जो परिस्थितियां होती हैं और जो आर्थिक परिस्थितियां होती हैं यही उसके जो विकास के लक्ष्य होते हैं निर्धारित करती है। जैसे अमेरिका हुआ दोस्तों, तो वो एक जो है विकसित देश है, एक डेवलप्ड कंट्री है, तो उसके जो विकास लक्ष्य होंगे वे अन्य कुछ अलग होंगे क्योंकि उसके पास आर्थिक जो है बहुत सशक्त है, वो आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो लक्ष्य होंगे वो एक विकासशील देश के लक्ष्य होंगे और वो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा क्योंकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो अपेक्षाकृत कहीं ना कहीं इतनी मजबूत नहीं है। तो दोस्तों, आप समझिए कि हर राष्ट्र के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय विकास। अगर मैं आपसे पूछूं, ये समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि किसी भी देश के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं और हर व्यक्ति की जो धारणाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो समाजवादी है, अर्थात समाज को अधिक महत्व देने वाला है, तो उसके जो विकास लक्ष्य होंगे वो क्या होंगे कि जो मजदूर वर्ग है, निम्न वर्ग है और एक जो है उच्च वर्ग है उसको समान करना चाहेगा। वो चाहेगा कि समाज में विषमताएं ना हो, छुआछूत ना हो और जो है समस्याएं हैं वे ना हो, तो उसके ये लक्ष्य होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर वहीं पर अगर कोई अर्थवादी या कोई अर्थशास्त्रवादी है तो क्या करे, उसके जो
विकास के लक्ष्य होंगे वे होंगे देश की जो है आर्थिक उन्नति। तो ऐसे ही दोस्तों हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक फिलॉसफी होती है, हर व्यक्ति अपनी अपनी फिलॉसफी अपने अपने दर्शन के अनुसार लक्ष्य जो है निर्धारित करता है और हर गुट के अपने एक विकास लक्ष्य होते हैं। तो फ्रेंड्स क्लियर? अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा। और इसके साथ साथ अगर आपको चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं, कमेंट में रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं दोस्तों आपको जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम, इसके अलावा अगर आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, अगर आप जो है इस चैप्टर को एक 10वीं की परीक्षा पास न करने के दृष्टिकोण से यूपीएससी स्टैंडर्ड की तैयारी के लिए भी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर इससे तैयारी से जुड़ी कोई चीज़ें हैं या कोई ऐसा कंटेंट है जो आपको चाहिए तो आप ग्रुप में जा करके ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर, राष्ट्रीय विकास। हर देश के अपने अपने राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या इस विचार से बहुत विकास का अभिप्राय, क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होना होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। हमारा जो राष्ट्रीय विकास होता है वो दोस्तों केवल एक गुट, जैसा कि मैंने बताया कि आपको हर अलग अलग गुट होते हैं, अलग अलग दर्शन शास्त्र होता है सबका। तो क्या हम किसी एक वर्ग की माने और उस क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास को मान लें कि इसी क्षेत्र में हमारा राष्ट्रीय विकास है? नहीं, हम किसी एक वर्ग की जो है फिलॉसफी है उसको लेकर के नहीं चल सकते। हमें सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होना होता है, क्योंकि हमें ये कोशिश करनी होती है कि सभी समाज के सभी वर्गों का विकास हो, केवल एक वर्ग का, ना कि उच्च वर्ग का। निम्न वर्ग का विकास तो बहुत ही धीरे धीरे होता है, तो हमें केवल एक वर्ग के विकास को लेकर हम नहीं चल सकते। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक इमेज दिखेगी फ्रेंड्स। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और पास में ही क्या है, कुछ छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई है। तो ये कैसा विकास हुआ दोस्तों? क्या ये सर्वांगीण विकास कह सकते हैं हम इसको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें केवल कोई एक ऐसा व्यक्ति है या कोई एक ऐसी फर्म है जिसके पास कितनी मंजिला इमारत है, और कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी झोंपड़पट्टियों में रह रहे हैं। तो इसे हम सर्वांगीण विकास नहीं कह सकते, यह किसी एक जो है उच्च वर्ग का विकास दिख रहा है। तो इसमें लिखा है फ्रेंड्स, आओ इन पर विचार करें। क्या है? निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा कीजिए। दाहिनी ओर दिए गए चित्र को देखिए और इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए? इस प्रकार के क्षेत्र के जो है विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए? तो ऐसे जो क्षेत्र हैं वहां के जो विकासात्मक लक्ष्य होने चाहिए फ्रेंड्स, एक तो कि जो उच्च वर्ग है उसको उसी स्थिति में रखा जाए, वो अपना विकास स्वयं कर सकता है, लेकिन जो नीचे जो लोग रह रहे हैं, झोंपड़पट्टियों में रह रहे हैं, उनके लिए हो सकता है एक जो है आवास की व्यवस्था कर दी जाए, पक्का मकान बनाकर दे दिया जाए। तो यह भी एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा उनकी जो आवश्यक जो जरूरतें हैं, जैसे रोटी, भोजन, पोषक भोजन दोस्तों, इसके अलावा वस्त्र हैं, जो आवश्यक जरूरतें हैं उनकी पूर्ति की जाए और उन्हें शिक्षा दी जाए, शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य दी जाए। मैं हमेशा दोस्तों, सभी का अपना अपना दर्शन होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी न दें, मान लीजिए उसे भोजन न दें, समझ रहे हैं, और उसको स्वास्थ्य सेवाएं एक बार को अच्छे से ना मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसे अच्छी शिक्षा मिल जाती है तो शिक्षा के दम पर उन सभी चीजों को प्राप्त कर सकता है, हासिल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, इस अखबार की रिपोर्ट देखिए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक रिपोर्ट, किसी अखबार में एक रिपोर्ट है फ्रेंड्स, क्या है कि अफ्रीका देश की आइवेरिया कोस्ट में एक शहर है जिसका नाम है अबिदजान शहर। अब इस शहर में क्या हुआ दोस्तों कि 500 टन तरल जहरीले अवशेष को, किसी कंपनी का होगा, किसी प्राइवेट फर्म का, उन्होंने 500 टन जो तरल जहरीला पदार्थ था, केमिकल्स थे, उनको लाके समुद्र के किनारे जहाँ पर कचरा डंप होता है वहां पर फेंक दिया। अब वहां पर जो बस्ती है उसमें करीब जो लोग रह रहे थे, वे लोग इस विषाक्त जो पदार्थ था उसके कारण
बीमार पड़ गए। उनके बीमार हो जाने से जो है अब देश पर आर्थिक संकट आता ही है, क्योंकि स्वास्थ्य पे एक टाइप की महामारी तो हो गई, अब उस पर भी निवेश होता है। तो ये एक अलग बात है, तो हम इस पे बात नहीं करनी है। हम बात कर रहे हैं, हमने ये रिपोर्ट जान ली। अगर आपके सामने, पहले आप एक बार इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। अब हम इस पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस जो पदार्थ था, इसकी वजह से क्या हुआ कि महीने के बाद, करीब 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए और 20 अस्पताल में भर्ती हुए। विषाक्तता के कारण करीब 26,000 लोगों को इलाज किया गया। करीब 26,000 लोग ऐसे थे जिनका इलाज किया गया। अब आप ये बताइए फ्रेंड्स, अब हम इसके 2 प्रश्नों पे बात कर रहे हैं। जो प्रश्न है वो चर्चा के मध्यस्थ ही हैं। इन्हीं प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किन लोगों को लाभ हुआ और किन को हानि। तो हमको क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स कि जो प्राइवेट फर्म थी, जो निजी कंपनी थी, उसने क्या किया, अपना जो केमिकल था, जो भी विषाक्त पदार्थ था, वो वहां पे फेंक दिया। अब उसका काम हुआ खत्म, उसने जो भी कमाना था कमा लिया अपनी फैक्ट्री से। लेकिन अब उस प्राइवेट जो फर्म थी उसका हो गया लाभ। उस कंपनी का क्या नाम था, उसका नाम था कोस्ट, आइवरी कोस्ट में रहने वाली एक कंपनी थी, इस स्थानीय कंपनी। अब उसको हो गया लाभ। अब हानि, नुकसान किन लोगों को हुआ, नुकसान उन लोगों को हुआ जो वहां पर रह रहे थे। अब उन लोगों का जो नुकसान था वो ऐसा तो था नहीं कि उनको कोई आर्थिक नुकसान हो गया तो हम भरपाई कर दें, मुआवजा दे दें। उनको जो नुकसान हुआ वो हुआ जान का नुकसान। करीब 7-8 लोगों की मृत्यु हो गई हैं और करीब 26,000 लोग बीमार पड़ गए। तो उनको जो है शारीरिक नुकसान झेलना पड़ा। तो हानि इस वर्ग को हुई। नेक्स्ट है, इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। तो इस देश के जो विकास लक्ष्य होने चाहिए, अगर आप सोच पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तो क्या होने चाहिए। क्या हम इसी तरह से चलने दें, जो कंपनी है वो ऐसे ही मुनाफा कमाती रहे और उसका जो नुकसान है वो जो छोटे जो तबके के लोग हैं, वे बस्तियों में रहने वाले लोग, उसका जो नुकसान है वो झेलते रहे। नहीं दोस्तों, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जो पदार्थ है, अब ऐसा हम कर नहीं सकते कि जो कंपनी है उसे बंद करवा दें, क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों कि जो देश है उसको आर्थिक नुकसान होगा। तो हम कंपनी को यथावत रूप से चलने देते हैं। हम क्या करते हैं, जो पदार्थ था, जो अपशिष्ट पदार्थ था जहरीला, उसके जो निस्तारण की उसकी व्यवस्था हम कहीं पे कर देते हैं, उसको जो खत्म करने की व्यवस्था हम कहीं ना कहीं पे कर देते हैं। और जो वहाँ पर जो बस्ती रह रही थी उनके लिए शहर में, गांव में एक ऐसा एरिया बना करके, क्षेत्र बना करके उनके लिए आवास की व्यवस्था कर देते हैं। इसके अलावा इस देश की जो है, अगर हम देख पा रहे होंगे तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होती तो हो सकता है जो 7 लोगों की मृत्यु हुई वो भी ना होती। हमारे जो 26,000 लोग हैं बीमार हैं वो जल्दी ठीक हो जाते। ये है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्तों कि किसी राष्ट्रीय विकास क्या होता है। राष्ट्रीय विकास का अर्थ होता है दोस्तों सर्वांगीण विकास। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री, उन्होंने अभी नारा दिया है सबका साथ सबका विकास। इसे कहते हैं दोस्तों हम सर्वांगीण विकास। होगा ना होगा हम नहीं जानते। अगर हम सभी इस जो क्षेत्र है हमारे विकास के क्षेत्र, अब विकास की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की थोड़ी है, वो जिम्मेदारी हमारी है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ के कल और लोगों को पढ़ाने लगेंगे तो धीरे धीरे जो शिक्षा है उसका फैलाव तो हो ही रहा है, लोगों तक शिक्षा पहुंच रही है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे विकास भी होगा। ठीक है दोस्तों, विभिन्न देशों एवं राज्यों की तुलना कैसे की जाती है। विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना किस आधार पर की जाती है। जब हम किन्हीं 2 लोगों की तुलना करते हैं, जैसे आप है और आपका कोई दोस्त है, हो सकता है वो आपसे पढ़ाई में अच्छा हो सकता है आपसे पढ़ाई में कमजोर हो। अब मैं कहूँ कि आप दोनों में से अच्छा कौन है, तो आप कहेंगे कि किस आधार पर अच्छा। हो सकता है वो पढ़ाई में अच्छा हो लेकिन आप खेलकूद में अच्छे हो, आप उससे अच्छा खेल खेलना जानते हो, आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेल लेते हो सकता है उसको क्रिकेट में बल्ला पकड़ना नहीं आता हो। तो ये सब है।
तो जब कभी हम किसी चीज की तुलना करते हैं तो हम एक आधार रखते हैं, एक जो है बेस रखते हैं कि इसी आधार पे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम तुलना करें पढ़ाई में, तो हम मान सकते हैं कि इतनी किताब जो पढ़ने में होशियार है, जो अच्छा मतलब जिसको अच्छी नॉलेज है, वो उसमें हो सकता है कि हम उसमें तुलना करके निकाल लें कि यह बेहतर है। अगर हम खेलकूद की बात करें तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति खेलकूद में बहुत अच्छा हो। अगर हम किसी अन्य चीज की बात करें, बिजनेस की बात करें, व्यापार की बात करें, तो हो सकता है व्यापार में वो बहुत अच्छा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पढ़ाई में इतना अच्छा न हो। तो यह सब भी हो सकता है। लेकिन जब बात, ये तो हो गई छोटी छोटी, लेकिन जब बात देश या राज्य की आती है तो जो तुलना का स्तर होता है वो दोस्तों बहुत बड़ा होता है। तो हमने एक ऐसा आधार लिया जिसके आधार पर अगर हम तुलना करें तो जो होगी तुलना वो आसान हो जाएगी। पहले जो था तुलना के आधार के लिए एक शब्द आया, वह था कुल आय। कुल आय समझ रहे हैं? कुल आय होती है पूरे देश की जो आय होती है, इनकम होती है। जैसे आपका घर, अब आपके घर में जो इनकम होती है, कमाई आती है महीने की, या आप अगर किसान हैं तो आपके पास जो फसल आती है उससे जो धन आता है, पैसा आता है, वो आपकी कुल आय हो गई। अब ऐसे इसे ही हम अगर देश पे अप्लाई करते हैं तो देश की कुल आय क्या होगी? देश की पूरी संपत्ति, टैक्स से, टैक्स कलेक्शन हो गया, इसके अलावा हो गया टैक्स के अलावा हो गया पर्यटन से, पर्यटन के अलावा सेवा क्षेत्र से, हैं विनिर्माण क्षेत्र से, इसके अलावा जो है टूरिज्म से, सॉरी पर्यटन मैंने बोल ही दिया आपको, टूरिज्म से, टूरिस्ट जो इसके अलावा जो है हमारा जो है यातायात से, इन सभी से जो कलेक्शन होता है वह होता है दोस्तों कुल आय। टोटल इनकम किसकी? एक देश की होती है टोटल इनकम। अब इसमें क्या समस्या रही कि ठीक है, हम इसके आधार पे बता सकते हैं कि इस देश की जो है कुल आय अधिक है तो ये अधिक विकसित है। जब कभी भी जो है तुलना की जाती है तो या तो तीन तरह की तीन तरह के कैटेगरी बांटी गई है। एक होते हैं विकसित देश, एक होते हैं विकासशील देश, और एक होते हैं अविकसित देश या पिछड़े हुए देश। तो इन तीन आधारों पर इन तीन कैटेगरीज में तुलना की जाती है कि अगर इस देश की जो है आय इतनी है तो इस कैटेगरी में आता है, अगर किसी देश की आय इतनी है तो इस कैटेगरी में आता है। लेकिन यह जो आंकड़ा था वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। उसका कारण सीधा है। कारण यह है कि औसत आय को कैसे ज्ञात करते हैं हम? जनसंख्या के हिसाब से। अगर किसी देश की जनसंख्या अधिक होगी तो क्या होगा? अगर वहाँ की जनसंख्या अधिक है तो वहाँ के लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो उस देश की जो है जो कुल आय है वो अधिक है। लेकिन कोई देश छोटा है, छोटा सा देश है, अब उसकी जो है जनसंख्या कम है तो उसका टैक्स कलेक्शन कम है, और उस वजह से क्या हुआ, उसकी जो है कुल आय है वो कम है। तो यह एक असमानता दिखती है यहाँ पर। एक जो है न्यायपूर्ण व्यवहार यहाँ पर नहीं दिखता है कि हम दोनों को की तुलना कर सकें। लेकिन एक और तरीका है तुलना करने का, जिसे हम कहते हैं दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय माने देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय। अब प्रत्येक व्यक्ति की आय कैसे निकालेंगे? हो सकता है आपके घर जो है वो तनख्वाह हो सकता है महीने की 50,000 आती हो सकता है आपका जो दोस्त है उसके घर 20,000 रुपये आती हो। तो यहाँ पे भी असमानता है? नहीं दोस्तों, असमानता जो है वो आय में है। लेकिन अगर हम किसी चीज की औसत निकाल लेते हैं, औसतन माने होता है लगभग नहीं, औसतन माने होता है कि जैसे पांच लोग हैं फ्रेंड्स, जैसे अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें एक सारणी दी हुई है, 5 लोग। तो दोस्तों समझ गए आप, प्रति व्यक्ति की आय जो होती है, प्रति व्यक्ति आय, उसके आधार पर ही हम दो देशों की, दो राज्यों की, किसी की भी तुलना करते हैं। प्रति व्यक्ति आय समझ गए आप? किसी देश के जो कुल जनसंख्या है उसमें, जैसे मान लीजिए हमारे देश की जो है कुल आय कितनी हुई, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कुल आय हुई मान लीजिए 10,000 और कुल जनसंख्या है मान लीजिए 5 लोग। अब 5 जो लोग होंगे तो जो प्रति व्यक्ति आय निकालने का एक सूत्र होता है कुल आय बट्टे कुल जनसंख्या। जो
टोटल जो आय होती है उसमें जनसंख्या से भाग दे देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसकी जो है प्रति व्यक्ति आय निकल आती है, जिसे हम औसत आय भी कहते हैं। दो इसमें क्या है, एक आंकड़ा दिया हुआ है फ्रेंड्स, 2017 का आंकड़ा है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ओल्ड हो चुका है, तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, ये जो साइड में एक आपको इमेज दिख रही होगी पीछे, उसमें जो है कुछ नहीं है, उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक देश ऐसा है जहाँ पर 5 लोग हैं, 4 लोगों की जो है आय 500 रुपये है, हर व्यक्ति की आय 500 रुपये है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी आय 4000 रुपये है। तो यहाँ पर जो है आय में क्या दिख रहा है, एक बहुत बड़ी असमानता दिख रही है। यहाँ की जो है अधिकांश लोग गरीब हैं और केवल एक व्यक्ति जो है वो पैसे वाला है। लेकिन एक तरफ देखें तो जो है एक देश में कि जो अगर हम देखें तो एक तरफ क्या है, जो सभी लोगों की जो औसत आय है, किसी की 9800, किसी की 8900, 700, 7600, मतलब औसतन है 1000 आगे पीछे। ठीक, मतलब सभी जो लोग हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो समान रूप से। तो अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप कहाँ रहेंगे, तो आपका जो आंसर होगा, आप कहाँ रहना पसंद करेंगे। आप रहना पसंद करेंगे पैसे वाले जो होते हैं उनके इलाके में, समझ रहे हैं। तो आप कहाँ रहेंगे, एक ऐसे देश में रहेंगे जहाँ पे सभी लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो समान है, क्योंकि फिर आपकी भी हो जाएगी, समझ रहे हो। क्योंकि जो और लोग हैं उनकी और देश हैं वहां पर जो है आर्थिक स्थिति में असमानता है, तो वहां पे तो आप जाओगे ही नहीं, क्योंकि इतना तो आपको भरोसा है खुद पे कि हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, सही तरीके से, सही रास्ते पे चलकर। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया। औसत आय निकालना मैंने आपको सिखा दिया, जो प्रति व्यक्ति आय जिसे कहते हैं वो आपको मैंने निकालना सिखा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर को करते हैं हम, वीडियो को करते हैं क्लोज यहीं पे। और अगर आप ये वीडियो 2-4 दिन बाद देखेंगे तो आपको इसके नेक्स्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको इसका पार्ट जो 3-4 जो भी पार्ट होंगे, नेक्स्ट 2 पार्ट होंगे, उसके बाद 5वें पार्ट में मैं क्वेश्चन आंसर पूरे लेके आऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको एक बार और बता दूं, इस चैप्टर से जुड़ी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप जाएंगे सीधा चैनल पे, और चैनल पे जाके ज्वाइन करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप। अबाउट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चैप्टर से जुड़ी, जीवन से जुड़ी, कोई भी हो, हमारे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, आप करना सीधे क्लिक और ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज पूछना। क्वेरीज पूछने के बाद आपका जो है समाधान मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मैं एक डाउट क्लास लेके आऊंगा, इस डाउट क्लास में आपकी सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए ऑन। इससे क्या होगा, आपका जो है जो नोटिफिकेशन होगा वो तुरंत आपको मिल जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।